लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था? हाँ, अभिनव, रिकॉर्डिंग कल है कि आज है? अच्छा अच्छा, हाँ वो ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ जी, बताइए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में। वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में जिस तरह से इंडियंस ने दो मूवमेंट्स को लॉन्च किया था, जिसमें से एक मूवमेंट थी आपकी गदर मूवमेंट और दूसरी मूवमेंट थी होम रूल मूवमेंट। उसके बाद हमने देखा था कि किस तरह से जो ब्रिटिशर्स हैं कुछ रिफॉर्म्स लेकर आते हैं जो आगे जाके आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बनते हैं। फिर हम देखते हैं किस तरह से रॉलेट एक्ट आता है, उसके बैकड्रॉप में खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया था। खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन देख लिया ना। फिर 1922 में गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कर देते हैं सस्पेंड। क्यों करते हैं सस्पेंड? बिकॉज ऑफ द चोरी चोरा इंसिडेंट। चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद गांधी जी बारदोली रेजोल्यूशन पास करके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कर देते हैं सस्पेंड। उसके बैकड्रॉप में इंडियंस के पास फिर दो ऑप्शंस होते हैं, एक काउंसिल में एंट्री करें, एक काउंसिल में एंट्री ना करें। जो काउंसिल में एंट्री करते हैं उनको कहते हैं स्वराजिस्ट, स्वराजिस्ट कहते हैं उनको, या फिर प्रो चेंजर्स। दूसरा ग्रुप जो चाहते थे कि काउंसिल्स में एंट्री ना करें, गांधी जी की कंस्ट्रक्टिव वर्क पे फोकस करें, उनको कहा गया, क्या कहा गया? नो चेंजर्स। मैंने आपको बताया था प्रो चेंजर्स के लीडर्स कौन कौन से थे तो चाहते थे काउंसिल्स में एंट्री करें हम। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। नो स्वराजिस्ट जो नो चेंजर्स थे उनके लीडर्स थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी। फिर उसके बाद हमने देखा था कि 1927 में ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, इंडिया में भेजते हैं साइमन कमीशन को। अब जो साइमन कमीशन था दैट वाज अ 7 मेंबर बॉडी। 7 मेंबर्स की बॉडी थी जिसमें से कोई भी इंडियन नहीं था। सारे के सारे उसमें से किस रेस के थे? व्हाइट रेस के, मतलब ब्रिटिशर्स थे। तो इंडियंस टुक इट एज अ इंसल्ट। इंडियंस को लगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करना है एंड यू थिंक दैट नो इंडियन इज फिट टू सिट ऑन दैट बॉडी। तो हमने डिसाइड किया कि भाई इस साइमन कमीशन का हम करेंगे बायकॉट। जहां पर भी ये साइमन कमीशन गया इट वाज वेलकम्ड विद ब्लैक फ्लैग्स। काली झंडों से हमने उसका स्वागत किया। सो ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर चैलेंज थ्रो किया था कि अगर तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते तो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ जिसको इंडिया की जो हर कम्युनिटी है वो एक्सेप्ट करे। चैलेंज हमने एक्सेप्ट किया और उसके लिए हमने पेश की नेहरू रिपोर्ट। अब नेहरू रिपोर्ट जो थी उसके हमने मेन पॉइंट्स देखे थे। सिविल डिसोबीडियंस हो गया था कि नहीं?
अब जो नेहरू रिपोर्ट थी उसके मेन पॉइंट से आपके जैसे इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, कोई भी सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए ना हो, एक जॉइंट इलेक्टोरेट हो, मुस्लिम्स के लिए हम रिजर्वेशन जो होगी वो करके रखेंगे, और उसके साथ साथ में जो राइट्स वगैरह हैं वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं। अब साइमन कमीशन की रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए ब्रिटिशर्स ने कहा कि भाई हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। अब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस क्या थी? ऐसा एक राउंड टेबल होगा जहां पर इंडियंस और जो ब्रिटिशर्स होंगे वो साथ बैठकर हमारा फ्यूचर डिसाइड करेंगे, मतलब ऑन इक्वल फुटिंग, इंडियंस भी इक्वल फुटिंग के ऊपर, ब्रिटिशर्स भी इक्वल फुटिंग के ऊपर। तो डिसाइड ये किया गया था कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, और ये जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होंगी ये कहां पर कॉन्स्टिट्यूट की जाएंगी? लंदन में। और उस टाइम के जो लंदन के प्राइम मिनिस्टर थे दैट वाज रैमसे मैकडोनाल्ड। अब कांग्रेस ने डिसाइड किया कि भाई हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अभी तक हमने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को कर दिया था स्टार्ट। अब कांग्रेस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट रन कर रही थी, तो किस तरह से वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करते? तो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो एक कॉन्फ्रेंस कन्वीन की गई थी लंदन में, जिस तरह से मैंने आपको बताया जितनी भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी वो सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी लंदन में। अब इसमें किस किस ने पार्टिसिपेट किया? एक तो मैंने आपको बताया कांग्रेस जो थी उसने पार्टिसिपेट उसमें नहीं किया। तो किसने पार्टिसिपेट किया? जो सिख लीडर्स थे, डिप्रेस्ड क्लास के लीडर्स थे, मुस्लिम लीग थी, सिर्फ उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। अपार्ट फ्रॉम देम जो प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी पार्टिसिपेट किया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। अब जो डिस्कशन थी वो किन चीजों के ऊपर सेंटर्ड थी? प्राइमरली 2 मेन उनके डिस्कशन के टॉपिक्स थे। एक, किस तरह से माइनॉरिटी के जो राइट्स हैं उनको सेफगार्ड करें। माइनॉरिटी जैसे मुस्लिम माइनॉरिटी है, इंडिया में कोई क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, एंग्लो इंडियंस है, तो माइनॉरिटी के जो राइट्स हैं उनको हम किस तरह से सेफगार्ड करें। दूसरा चीज, इंडिया को हमने देना है डोमिनियन स्टेटस। वो डोमिनियन स्टेटस हम इंडिया को किस तरह से दे। अब बताइए डोमिनियन स्टेटस क्या था? क्या था डोमिनियन स्टेटस? ब्रिटिशर्स जो होंगे उनका रोल इंडिया में क्या होगा? सेरिमोनियल। जिस तरह से आज हम अपने इंडिया की बात करें, हमारे इंडिया में रियल अथॉरिटी किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट? प्राइम मिनिस्टर के पास। प्रेसिडेंट एक सेरिमोनियल हेड है, मतलब प्रेसिडेंट एक रबर स्टैंप है हमारे देश में। तो उस टाइम पे डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या था कि जो ब्रिटिशर्स होंगे उनका रूल इंडिया में सेरिमोनियल होगा, जो रियल पावर होगी वो होगी इंडियंस के पास। तो इन 2 चीजों के ऊपर डिस्कशन सेंटर्ड थी कि किस तरह से माइनॉरिटीज को राइट्स दिए जाएं और डोमिनियन स्टेटस इंडियंस को दिया जाए। तो किस चीज के ऊपर कंसेंसस रेज हुई कि क्या चीज इंप्लीमेंट की जाएगी? एक तो हम डोमिनियन स्टेटस इंडियंस को दे देंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होगी उसका गठन करेंगे, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हम बनाएंगे। लेकिन इस जो कॉन्फ्रेंस थी इससे कांग्रेस थी एब्सेंट। अब ब्रिटिशर्स को लगा कि भाई इंडिया की जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी है जो 85% इंडियंस को रिप्रेजेंट करती है, जब तक वो पॉलिटिकल पार्टी ही कॉन्फ्रेंस में नहीं होगी तब तक कुछ भी हम कंक्रीट उसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो ये डिसीजन लिया गया। उस टाइम का जो वाइस रॉय था दैट वाज लॉर्ड इरविन। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इरविन को कहा कि कुछ करो ताकि कांग्रेस भी पार्टिसिपेट करे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में। तो इसी वजह से एक पैक्ट साइन होता है जिसको बोला जाता है गांधी इरविन पैक्ट। अब ये जो गांधी इरविन पैक्ट था दैट वाज साइंड ऑन 5 मार्च 1931।
अब करना क्या, इरविन ने किसी तरह से कांग्रेस को मनाना है कि भाई वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आके पार्टिसिपेट करे। तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने कांग्रेस को कहा कि आप क्या करो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो हमने ऑर्गेनाइज करी है उनमें करो पार्टिसिपेट। जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट आपने लॉन्च की है उसको करो आप सस्पेंड। हम बदले में आपको क्या देंगे कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को हमने अरेस्ट कर रखा है, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हमने अरेस्ट कर रखे हैं जिन्होंने वायलेंस नहीं की है उनको हम कर देंगे रिलीज। जो प्रॉपर्टी हमने कॉन्फिस्केट की है, जो प्रॉपर्टी हमने कन्फिस्केट की है, अगर वो किसी थर्ड पार्टी को प्रॉपर्टी हमने अभी तक बेची नहीं है तो उस प्रॉपर्टी को भी हम वापस कर देंगे। एक और गांधी जी ने रिक्वेस्ट रखी थी इरविन के सामने कि जो भगत सिंह और उनके बाकी के कॉमरेड्स हैं उनको रिलीज किया जाए या फिर उनकी जो डेथ सेंटेंस है उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट से चेंज कर दिया जाए, पर ब्रिटिशर्स ने उस चीज को माना नहीं। तो ये हुआ फिर गांधी इरविन पैक्ट, जिसमें कांग्रेस एग्री कर गई कि भाई अब हम पार्टिसिपेट करेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में। तो फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। अब चूंकि कांग्रेस डिसाइड कर चुकी थी पार्टिसिपेट करेंगे तो कांग्रेस भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आ जाती है। और कांग्रेस को रिप्रेजेंट कौन करते हैं, महात्मा गांधी अलोंग विद सरोजनी नायडू। महात्मा गांधी प्रेसिडेंट बन के जाते हैं कांग्रेस के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में और उनके साथ होती हैं सरोजिनी नायडू। और बाकी वही सारे लीडर्स, डिप्रेस क्लास के लीडर्स, प्रिंसली स्टेट्स के लीडर्स, मुस्लिम लीग, वो सारे के सारे भी पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। और कहां पे हुई ये कॉन्फ्रेंस, लंदन में, क्योंकि सारी की सारी कॉन्फ्रेंसेस कहां पर हो रही हैं, लंदन में। अब यहां पे ब्रिटिशर्स किस चीज के लिए सर्च कर रहे थे कि इंडियंस को हम सेल्फ गवर्नमेंट दे दें, लेकिन जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की, उस पॉलिसी को ब्रिटिशर्स छोड़ नहीं रहे थे। सेल्फ गवर्नमेंट तो देना चाहते थे हमें, लेकिन विदाउट लिविंग द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। इसलिए उन्होंने क्या किया, हिंदूज को मुस्लिम के साथ, हिंदूज के अंदर ही जो कम्युनिटीज है उनको एक दूसरे के साथ इस कॉन्फ्रेंस में भी लड़वाना शुरू कर दिया। जैसे गांधी जी ने क्लेम किया कि भाई मैं रिप्रेजेंट करता हूं 90% ऑफ इंडियंस को, लेकिन ब्रिटिशर्स ने लड़वाना शुरू कर दिया। इसलिए जो दलित क्लास के लीडर्स थे BR अम्बेडकर, उन्होंने इस क्लेम को कंटेस्ट किया कि भाई गांधी जी 90% इंडियंस को रिप्रेजेंट नहीं करते, दलित को कौन रिप्रेजेंट करता है, BR अम्बेडकर। इस तरह से पूरी कॉन्फ्रेंस जो थी उसमें एक डेडलॉक हो गया और कुछ भी मीनिंगफुल निकलकर इस कॉन्फ्रेंस में नहीं आया। अब कॉन्फ्रेंस होगी फेल, गांधी जी वापस इंडिया में आ गए और कांग्रेस ने फिर से जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था उसका सेकंड फेज कर दिया शुरू। पहला फेज शुरू किया उन्होंने 1930s में, गांधी इरविन पैक्ट के बाद उसको उन्होंने कर दिया सस्पेंड। अब जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई तो उसके बाद फिर से जो CDM था उसको गांधी जी ने और कांग्रेस ने कर दिया स्टार्ट। अब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जो कॉमनवेल्थ अवार्ड ब्रिटिशर्स लेकर आए उसमें उन्होंने क्या किया, अभी तक जो सेपरेट इलेक्टोरेट था वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स को दिया गया था। कब दिया था मुस्लिम्स को, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 था उसमें मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था। अब ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, इंडिया की जितनी कम्युनिटीज हैं सबको उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। जैसे डिप्रेस्ड क्लास को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, इंडियन क्रिश्चियंस को भी दे दिया, एंग्लो इंडियंस को भी दे दिया, और मुस्लिम्स को तो दे ही रखा था। अब सेपरेट इलेक्टोरेट देने का मतलब है, वैसे क्या मतलब था सेपरेट इलेक्टोरेट का, कि जो मुस्लिम कैंडिडेट होगा उसको वोट कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स करेंगे और कोई कम्युनिटी का लीडर उसको वोट नहीं कर सकता। अब मतलब कि अगर डिप्रेस्ड क्लास का लीडर खड़ा हो रहा है तो उसको डिप्रेस्ड क्लास वाले ही वोट कर पाएंगे, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो वोट नहीं कर पाएंगे। एंग्लो इंडियंस का खड़ा है तो एंग्लो इंडियंस ही वोट कर पाएंगे, इंडियन क्रिश्चियन का कोई खड़ा है तो उसको इंडियन क्रिश्चियंस ही वोट कर पाएंगे, बाकी कोई और वोट उसको नहीं कर पाएगा। तो जो वोटिंग राइट्स थे उसको भी एक्सटेंड किया गया। अब इंडिया में वोटिंग राइट्स किस तरह से डिसाइड किए जाते थे, वो डिसाइड किए जाते थे ऑन द बेसिस ऑफ अगर किसी के पास रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी है या फिर आप टैक्स पे कर रहे हो,
या फिर आपके पास एजुकेशन की जो क्वालिफिकेशन है रिक्वायर्ड वो है, तभी यू वर एंटाइटल्ड टू वोट। तो इस बेसिस के ऊपर क्लोज टू 2% इंडियंस जो थे वोट करते थे इलेक्शंस में। अब उन्होंने क्या किया, जो वोटिंग राइट्स थे उसको एक्सटेंड किया और वुमेन्स को भी वोटिंग राइट्स ग्रांट कर दिए। थर्डली, जो मुस्लिम्स थे उनको किस तरह से उन्होंने रिजर्वेशन प्रोवाइड की, इन एक्सेस टू देयर नंबर्स। अब रिजर्वेशन हम किस तरह से प्रोवाइड करते हैं, जिस कम्युनिटी का जितने लोग हैं उस बेसिस के ऊपर हम उनको रिजर्वेशन का शेयर देते हैं। बट यहां पे क्या किया गया, जहां पर मुस्लिम्स मेजॉरिटी में भी है वहां पर भी उनके नंबर से ज्यादा उनको उन्होंने रिजर्वेशन प्रोवाइड की। तो वुमेन रिजर्वेशन की बात करें, वुमेन्स को भी रिजर्वेशन दे दी गई सिवाय एक प्रोविंस में। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो थी उसको छोड़कर बाकी सारी जगह पर वुमेन्स को रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दी ब्रिटिशर्स ने। बाकी के जो सोशल ग्रुप्स थे, जैसे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको भी रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दी। वर्किंग क्लास के लोग थे उनको भी रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दी। तो दिस वाज द कॉमनल अवार्ड। अब कॉमनल अवार्ड ब्रिटिशर्स लेकर आए हमारी सोसाइटी को तोड़ने के लिए। अब गांधी जी को जब पता लगा कि भाई जो डिप्रेस क्लास है उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया, तो गांधी जी को बड़ा दुख हुआ। गांधी जी ने स्टार्ट किया फिर एक फास्ट ऑन टू डेथ, मृत्यु तक फास्ट। उस टाइम पे गांधी जी को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया था, यरवड़ा जेल। दैट वाज लोकेटेड इन पुणे। तो गांधी जी वहां पर थे, तो गांधी जी वहीं पर स्टार्ट कर देते हैं फास्ट ऑन टू डेथ। अब गांधी जी फास्ट ऑन टू डेथ स्टार्ट करते हैं, तो उसके बाद में जो डिप्रेस क्लास के लीडर्स होते हैं जिनका नाम था B.R. अम्बेडकर, उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है कि अगर गांधी जी को कुछ हो गया तो पूरे इंडिया का माहौल हो जाएगा खराब। तो फिर उसके बाद एक पैक्ट साइन किया जाता है गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच में। दैट पैक्ट इज कॉल्ड एज द पूना पैक्ट। अब इस पैक्ट में क्या किया गया, जो दलित से डिप्रेस क्लासेस थे उनके लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट की प्रोविजन ब्रिटिशर्स लेकर आए थे उसको कर दिया गया खत्म, कि डिप्रेस क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया जाएगा। अब सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया जाएगा तो कुछ ना कुछ तो कंपनसेट करना पड़ेगा उनको, तो उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाएगी। रिजर्वेशन किस तरह से, पहले उनके लिए 71 सीट्स रिजर्व थी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, अब उसको 71 से इंक्रीज करके कर दिया 148। सेंट्रल लेजिस्लेचर में भी कहा गया कि उनकी जो रिजर्वेशन होगी दैट वुड बी 18% ऑफ द टोटल सीट्स वो डिप्रेस क्लासेस के पास होंगी। इस तरह से न्यूमेरिकल कंपनसेशन करके डिप्रेस क्लासेस जो थे उनको सेपरेट इलेक्टोरेट से हटा के रिजर्वेशन तक लाया गया। दैट वाज पूना पैक्ट। तो बात करें पूना पैक्ट किसके बाद साइन किया गया, कॉमनल अवार्ड के। किसके बीच साइन किया गया, महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के। अब महात्मा गांधी तो उस टाइम थे जेल में, तो वो तो साइन कर नहीं पाएंगे, तो महात्मा गांधी के बिहाफ पर साइन किया मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय, उन्होंने गांधी जी के बिहाफ के ऊपर इस पैक्ट को साइन किया। चलिए इन क्वेश्चंस को देखते हैं। किम, कॉफी मिलेगी? हाँ ठीक, मीठा थोड़ा कम रखना। चलिए, द कॉमनल अवार्ड डिफर्ड फ्रॉम अर्लियर कॉमनल अरेंजमेंट्स मेनली बिकॉज yes it extended separate electorate to the depressed classes. Which authority announced the communal award? कॉमनल अवार्ड का दूसरा नाम था, सुन लो पहले, कॉमनल अवार्ड का दूसरा नाम था मैकडोनल्ड अवार्ड। यस, उस टाइम पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर दैट वाज रैमसे मैकडोनल्ड। तो किसने अनाउंस किया, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स वाज न्यूली इंक्लूडेड इन सेपरेट इलेक्टोरेट? डिप्रेस्ड क्लासेस। गांधी अपोज सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस प्राइमरली बिकॉज, क्यों अपोज किया गांधी जी ने डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए? सी, yes it would permanently divide the Hindu society.
Gandhi's fast against communal award took place at, yes, Yerwada jail that was located in Pune. Which of the following correctly describes the status of the communal award after Pune Pact? लक्ष्य, आवाज आ रही है? लक्ष्य, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, बोलना एक बार। बडी यार, वो लक्ष्य की आवाज ही नहीं आ रही फिर से। लक्ष्य बोलना अब। अब कनेक्ट हुए, कनेक्टेड नहीं थे। लक्ष्य बोलना कुछ, अभी भी नहीं आ रही। अब आ गई। लक्ष्य बोलो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ द कॉमनल अवार्ड आफ्टर पूना पैक्ट? क्या होगा इसका आंसर? यस, इट वाज मॉडिफाइड। द पूना पैक्ट रिप्लेस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस विद, किस चीज से रिप्लेस किया सेपरेट इलेक्टोरेट को? ए, बी, लक्ष्य ए या बी? सी, सेपरेट इलेक्टोरेट को तो हटा दिया ना। या ए होगा या बी, ज्वाइंट इलेक्टोरेट होगा। यस, बी होगा, ज्वाइंट इलेक्टोरेट विद रिजर्व्ड सीट्स। Who was the principal negotiator of the depressed classes during the Pune Pact talks? Yes, right, B.R. Ambedkar. नेक्स्ट वाला देखो। सी, yes, Gandhi influenced the pact but did not sign. The Pune Pact increased the number of seats reserved for depressed classes compared to the communal award because, क्यों उसने सीट्स इंक्रीज कर दी? यस, क्योंकि अम्बेडकर ने कहा कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट हटाना है तो न्यूमेरिकल कंपनसेशन हमें दो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड? डी, यस, पूना पैक्ट सेपरेट इलेक्टोरेट रिटेन्ड, क्योंकि उसको तो मॉडिफाई कर दिया पूना पैक्ट में, तो उसको हटा ही दिया था सेपरेट इलेक्टोरेट को। कॉमनल अवार्ड प्राइमरली एम्ड टू, मेन एम कॉमनल अवार्ड का क्या था? बी, yes, to resolve the constitutional deadlock. Pune Pact was signed at बॉम्बे या लंदन? लंदन में कैसे होगा? येरवड़ा जेल लंदन में है, येरवड़ा जेल पूना में है। Which leader represented caste Hindus' interest in signing the Pune Pact? Yes, Madan Mohan Malviya. Which ideological conflict is most clearly reflected in the Communal Award Pune Pact episode? Political safeguards versus social unity. The Communal Award was announced after the failure of, किसके फेलियर के बाद अनाउंस किया गया था उसको? हाँ, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। यस,
Which of the following communities continue to enjoy separate electorate even after the Pune Pact? डिप्रेस क्लासेस को तो खत्म कर दिया ना कि उनको नहीं दिया जाएगा। मुस्लिम्स, जो मुस्लिम्स थे उनको कहा गया कि आप लोग तो एंजॉय करते रहो, बाकी जो डिप्रेस क्लासेस थे उनके लिए हटा लिया गया था सेपरेटली। द पूना पैक्ट ट्रांसफॉर्म द पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ डिप्रेस क्लास बाय yes see integrating them into the Hindu electorate। चलिए अब देखते हैं थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर से लिमिटेड अटेंडेंस थी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने एक बार फिर से कर दिया इसको बायकॉट। तो फिर कौन आएगा? सिर्फ और सिर्फ जो प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे और जो माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जैसे बी आर अम्बेडकर, इसको भी उन्होंने अटेंड किया, और जो मुस्लिम लीग थी। अब बी आर अम्बेडकर ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड किया था, पहली को भी, दूसरी को भी और तीसरी को भी। अब इसमें कोई भी नया रिफॉर्म नहीं लिया गया। जो चीजें पहले डिसाइड की जा चुकी थी उन्हीं चीजों के ऊपर दोबारा से डिस्कशन की गई। कोई नया उसमें रिफॉर्म नहीं लिया गया। तो देयर वाज अ मिनिमल प्रोग्रेस इन दिस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फिर इन तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का जो समरी था दैट वाज प्रेजेंटेड इन अ व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर में उसको प्रेजेंट किया गया। दैट वाज पब्लिश्ड इन 1933 और यही व्हाइट पेपर आगे जाके बना आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, जो तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में डिस्कशन हुई उस डिस्कशन को लिखा गया व्हाइट पेपर में जो 1933 में पब्लिश किया गया, और वही व्हाइट पेपर आगे जाके आपका बना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब सिग्निफिकेंस की बात करें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की, एक तो रिकॉग्नाइज किया गया कि इंडियंस भी ब्रिटिशर्स के इक्वल हैं, उनसे नीचे नहीं है। दूसरा, जो डीप डिविजन्स है इंडिया के अंदर वो सामने आई। लाइक इंडिया के अंदर मुस्लिम्स और हिंदूज को तो छोड़ो, हिंदूज ही आपस में लड़ रहे हैं। लाइक अब देखा जाए तो जनरल कैटेगरी और डिप्रेस क्लासेस कोई अलग थोड़े हैं, हिंदू ही हैं दोनों, बट स्टिल वो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो डीप डिवीजन थी हमारी सोसाइटी में, दैट केम टू द फोर फ्रंट। सेकेंड, जो ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, उसी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की वजह से उन्होंने क्या किया, इंडिया की एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से लड़ाया, एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन से लड़ाया, और इसी से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का वो भी पास किया गया। देखिए, गांधी इरविन पैक्ट रिजल्टेड इन गांधी अटेंडिंग विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? यस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। Which event led to the resumption of the civil disobedience movement in 1932? Gandhi-Irwin Pact, कॉमनल अवार्ड, देखो साइमन कमीशन तो नहीं होगा, क्रिप्स मिशन अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं है, बाद में आएगा, या कॉमनल अवार्ड होगा या गांधी इरविन पैक्ट फेलियर होगा। देखो कॉमनल ए यानी कि फेलियर ऑफ गांधी इरविन पैक्ट, यस, ऑप्शन ए फेलियर ऑफ गांधी इरविन पैक्ट, क्योंकि कॉमनल अवार्ड तो उसके बाद आया, उनके रिज्यूम करने के बाद आया। द सीडीएम वॉज कॉल्ड ऑफ फाइनली इन, फाइनली जो सीडीएम थी उसका अंत कब हुआ? हाँ जी, यस 1933, ऑप्शन सी। Who was the viceroy during the second phase of civil disobedience movement? पहले फेज में कौन था? इरविन, क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट हुआ तो इरविन ही होगा वाइसरॉय। तो दूसरे फेज में था आपका
लिनलिथगो, ऑप्शन ए। हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह इन तमिलनाडु? तमिलनाडु में सॉल्ट सत्याग्रह लीड किया था सी राजगोपालाचारी ने। हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह इन धरासेना? धरासेना में सॉल्ट सत्याग्रह लीड किया था सरोजिनी नायडू ने, अलॉन्ग विद मनीलाल गांधी, जो ये आपके महात्मा गांधी थे उनके बेटे थे। तो ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू। द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट विटनेस्ड मैसिव पार्टिसिपेशन ऑफ? yes, all sections including women and peasants. Which of the following groups did not support the civil disobedience movement? किसने सपोर्ट नहीं किया था? डिफरेंस क्लासेस ने भी किया था, बिजनेस क्लासेस, क्योंकि बिजनेस क्लासेस का क्या हुआ, उसमें बिजनेस का लॉस होना था जिस तरह से स्वदेशी मूवमेंट में हुआ, तो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। मुस्लिम्स ने हल्का बहुत किया था, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही नहीं किया, थोड़ा बहुत मुस्लिम्स ने सपोर्ट उसको किया था। विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिड कांग्रेस अटेंड? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। Who was known as the Frontier Gandhi and supported the civil disobedience movement in Northwest Frontier Province? Yes, very good. खान अब्दुल गफार खान। खान अब्दुल गफार खान ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसको कहते थे खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमत गार्स। ये जो खुदाई खिदमतगार थी इसको रेड शर्ट्स भी बोला जाता था, क्योंकि इनके जो फॉलोअर्स थे वो रेड शर्ट्स पहनते थे। तो दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज आल्सो कॉल्ड एज द रेड शर्ट फॉलोअर्स ऑर्गेनाइजेशन, या फिर लाल कुर्ती ऑर्गेनाइजेशन, और इसी को बोला जाता था फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफार खान। विच वॉलंटियर कॉर्प्स वाज लेड बाय खान अब्दुल गफार खान? हाँ, अभी तो बताया, रेड शर्ट्स लाल कुर्ती, ऑप्शन बी। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज इंस्पायर्ड बाय? जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी वो इंस्पायर्ड थी आपके रशियन रेवोल्यूशन से। नेक्स्ट आ जाता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात करें तो इसमें आपको सिर्फ कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है। वो क्या है कि एक तो पहले इन इवेंट्स को हम छोड़ देते हैं, इनका आपको कोई काम नहीं है, मेन प्रोविजंस को देखते हैं। पहला तो ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि इंडिया को बनाया जाएगा एक फेडरेशन। फेडरेशन क्या होता है? एक आपके दो तरह की गवर्नमेंट्स होती हैं, फेडरेशन एंड यूनिटरी, फेडरल गवर्नमेंट एंड द यूनिटरी गवर्नमेंट। जब पावर्स केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं तब उनको हम कहते हैं यूनिटरी सिस्टम। जब पावर्स का डिवीजन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में तब उसको हम कहते हैं फेडरल सिस्टम। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि इंडिया को एक फेडरेशन बनाया जाएगा। उस फेडरेशन के अंदर कौन कौन होगा? एक तो होंगे प्रिंसली स्टेट्स और दूसरे होंगे ब्रिटिश प्रोविंसेस, ये दो होंगे उस फेडरेशन के अंदर। प्रोविंसेस को उन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट जो थी वो दे दी कि अपने डोमेन में आप खुद ही रूल कर सको। एक बाइकैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस किया। बाइकैमरल लेजिस्लेचर मतलब दो हाउसेस। जैसे आज हम अपने पार्लियामेंट की बात करते हैं तो पार्लियामेंट में कौन से दो हाउसेस हैं? लोकसभा और राज्यसभा। तो उस टाइम पे भी उन्होंने कहा कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर होगा कुछ प्रोविंसेस पे। फ्रेंचाइजी को एक्सटेंड किया। फ्रेंचाइजी को एक्सटेंड करने का मतलब जो वोटिंग राइट्स हैं उनको एक्सटेंड किया, ज्यादा लोगों को वोटिंग राइट्स उन्होंने प्रोवाइड किए। तो इससे क्लोज टू 10% ऑफ द इंडिया पॉपुलेशन जो थी उनको वोटिंग राइट्स मिल गए। इसके साथ साथ उन्होंने एक फेडरल कोर्ट बनाई केसेस को सॉल्व करने के लिए। तो 1937 में जो फेडरल कोर्ट थी उसको बनाया गया। तो ये कुछ प्रोविजंस थी आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। चलिए अब नेक्स्ट इवेंट देखते हैं आपका द स्टार्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 3 मिनट की ब्रेक दे रहा हूं, किसी को पानी वगैरह पीना तो पी लो, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
अब आ रही है? ठीक। एक तो इंडिया को बनाना है हमने एक फेडरेशन, हाँ, और दूसरा एक उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कंसेप्ट इलेक्शंस का, कि इंडिया में इलेक्शंस को अनाउंस किया जाएगा जिसमें इंडिया के जो मिनिस्टर्स हैं, लोग हैं, वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो वो जो इलेक्शंस थी वो 1937 में ऑर्गेनाइज करवाई गई थी और उन इलेक्शंस में बहुत अच्छी तरह से कांग्रेस ने परफॉर्म किया था। लेकिन इलेक्शन के कुछ एक साल बाद ही क्या होता है, वर्ल्ड वॉर सेकंड जो होती है वो हो जाती है स्टार्ट। अब वर्ल्ड वॉर सेकंड किस तरह से स्टार्ट होती है, जब जो जर्मनी होता है वो अटैक कर देता है पोलैंड के ऊपर। व्हेन जर्मनी अटैक्स पोलैंड, और ये अटैक कब होता है, सितंबर 1 1939 को। अब जिस तरह से वर्ल्ड वॉर 1 में हुआ था, इंडिया को ब्रिटिशर्स ने बेलिजरेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया था, उस तरह से एक बार फिर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी इंडिया को ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, बेलिजरेंट नेशन डिक्लेयर कर देते हैं विदाउट कंसल्टिंग द इंडियन ओपिनियन। मतलब हम लोगों का ओपिनियन लिए बिना ही हमें वो लोग डिक्लेयर कर देते हैं बेलिजरेंट नेशन। अब इंडियंस कहते हैं कि ठीक है भाई, हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमें फ्रीडम ग्रांट कर दो, फ्रीडम प्रोवाइड करोगे हमें, तभी हम आपको सपोर्ट कर पाएंगे। अब जिस तरह से वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पीरियड में इंडियंस का जो ओपिनियन था दैट वाज डिवाइडेड बिटवीन मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट्स एंड रेवोल्यूशनरीज। मॉडरेट्स ने सपोर्ट किया आउट ऑफ द लॉयलिटी, एक्सट्रीमिस्ट ने भी मिस्टेकन बिलीफ में सपोर्ट किया कि अगर सपोर्ट करेंगे ब्रिटिशर्स हो सकता है हमें सेल्फ गवर्नमेंट दे दें। रेवोल्यूशनरीज ने डिसाइड किया कि हम एक वॉर वेज करेंगे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। याद है कि नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऐसा हुआ था। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया का जो ओपिनियन था दैट वाज डिवाइडेड बिटवीन महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू। जैसे जो महात्मा गांधी थे उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम ब्रिटिशर्स का सपोर्ट करेंगे। महात्मा गांधी वेंट फॉर अनकंडीशनल ब्रिटिश सपोर्ट, क्योंकि महात्मा गांधी को लग रहा था कि ये जो वॉर है वो है जस्ट वॉर। दो तरह की वॉर होती, जस्ट एंड अनजस्ट। जस्ट मतलब वो वॉर जो प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है, अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए लड़ी जा रही है। अनजस्ट वॉर जो एक्सपेंशन के लिए लड़ी जा रही है। गांधी जी को लगा कि भाई ये जस्ट वॉर है, ब्रिटिशर्स अपने आप को बचाने के लिए इस वॉर को लड़ रहे हैं, तो गांधी जी वेंट फॉर अनकंडीशनल सपोर्ट फॉर द ब्रिटिश वॉर एफर्ट। सुभाष चंद्र बोस और जो बाकी के लेफ्ट लीडर्स थे वो चाहते थे कि यही मौका है हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक वॉर वेज करके ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर निकालें। जिस तरह से गांधी चाहते थे कि हम ब्रिटिशर्स की कमजोरी का फायदा नहीं उठाएंगे इस वॉर में, क्योंकि ब्रिटिशर्स अभी कमजोर हैं, अगर वॉर करेंगे उनके खिलाफ हम तो वॉर लड़ नहीं पाएंगे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि भाई वॉर लड़ने का टाइम यही है, तो ही डिसाइडेड टू वेज अ वॉर। अब उन्होंने कहा कि अगर मेरे इस फैसले से कांग्रेस में स्प्लिट होता है तो मैं उस स्प्लिट के लिए भी तैयार हूं। तो उन्होंने कांग्रेस के फोल्ड को छोड़कर 1939 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई दैट वाज कॉल्ड एज द फॉरवर्ड ब्लॉक। अब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो भी जानते थे कि भाई जो वॉर चल रही हो तो इंपेरियलिस्ट वॉर है। इंपेरियलिस्ट वॉर होती जो अपनी कॉलोनीज को सेफ गार्ड करने के लिए लड़ी जाए। लेकिन वो ये भी जानते थे कि इंडिया का जो डिसीजन है दैट शुड अलाइन विद महात्मा गांधी। तो एंड में वो भी क्या करते हैं, जो महात्मा गांधी का डिसीजन होता है टू सपोर्ट द ब्रिटिशर्स, उसी डिसीजन के साथ वो भी आगे बढ़ते हैं। लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो होती है वो एक चीज रिजॉल्व कर देती है, दैट वाज जब तक इंडिया को फ्रीडम नहीं देंगे आप लोग तब तक हम आपकी मदद वॉर में नहीं करेंगे। मतलब नो इंडियन पार्टिसिपेशन विदाउट फ्रीडम, जब तक फ्रीडम नहीं दोगे तब तक हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वॉर में। तो इसलिए आपको पहले फ्रीडम देनी पड़ेगी और आपके जो वॉर एम्स हैं कि आप वॉर लड़ क्यों रहे हो उसको जस्टिफाई करो, फिर हम आपकी मदद करेंगे। अब गांधी जी के सामने एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन ये था कि भाई क्या हमें इस टाइम पे सत्याग्रह शुरू करना चाहिए या नहीं। तो गांधी जी ने फैसला लिया कि अगर इस टाइम पे हम सत्याग्रह शुरू करते हैं तो ब्रिटिशर्स के लिए वॉर को लड़ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो सत्याग्रह को सुप्रेस करने में लग जाएंगे। तो गांधी जी क्या डिसीजन लेते हैं कि भाई हम इंडिविजुअल सत्याग्रह को लॉन्च करेंगे। चलिए इंडिविजुअल सत्याग्रह से पहले भी हम एक चीज देख लेते हैं, दैट इज ऑगस्ट ऑफर।
अब ब्रिटिशर्स को इंडिया की कोऑपरेशन चाहिए थी वॉर में। अब कोऑपरेशन वो तब तक नहीं ले सकते जब तक कुछ रिफॉर्म्स इंडियंस को ना दे दें। तो जो रिफॉर्म्स ब्रिटिशर्स लेकर आए, दैट रिफॉर्म्स वर कॉल्ड एज द ऑगस्ट ऑफर। अब इसमें ब्रिटिशर्स क्या कह रहे हैं कि आपको डोमिनियन स्टेटस चाहिए, हम आपको डोमिनियन स्टेटस ग्रांट कर देंगे। हाँ, एम क्या हो गया ब्रिटिशर्स का? टू ग्रांट डोमिनियन स्टेटस टू द इंडियंस। लेकिन अब इंडियंस डोमिनियन स्टेटस की मांग नहीं कर रहे हैं। किस चीज की मांग कर रहे हैं? पूर्ण स्वराज की। हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, क्योंकि 1930s में जो लाहौर सेशन हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो उसी टाइम के ऊपर कांग्रेस का एम क्या बन गया था? पूर्ण स्वराज का। तो अब डोमिनियन स्टेटस तो हमारे किसी काम का ही नहीं है, अब ब्रिटिशर्स हमें डोमिनियन स्टेटस दे रहे हैं। सेकेंड चीज उन्होंने बोला कि जो वाइस रॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको हम करेंगे एक्सपैंड, ताकि और ज्यादा इंडियंस को हम उसमें जगह दे सकें। एक्सपैंड द वाइस रॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल सो दैट मोर इंडियंस कैन बी इंक्लूडेड इन दैट। तीसरा उन्होंने बोला एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे जिसमें मेनली इंडियंस अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेंगे। मेनली का मतलब होता है ज्यादातर उसमें इंडियंस होंगे, मतलब ब्रिटिशर्स भी होंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेंगे। फिर उन्होंने कहा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन हमें तब तक मंजूर नहीं होगा जब तक माइनॉरिटी उसके ऊपर हाँ ना कर दे। अगर माइनॉरिटी कहती कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया है ये सही नहीं है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को पास नहीं किया जाएगा। और अगर कोई कम्युनिटी चाहती है कि भाई हम इस यूनियन में नहीं रहना चाहते, तो वो अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन और अपनी सेपरेट स्टेट बना सकते हैं। तो इट वाज अ ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियाज पार्टीशन। ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियाज पार्टीशन। और अभी तक के लिए जो इंडिया का नेशनल डिफेंस है वो किसके हाथ में रहेगा? वो रहेगा ब्रिटिशर्स के हाथ में। मतलब जो गवर्नर जनरल की पावर्स हैं उसको रखा गया इंटैक्ट। तो दिस वाज द ऑगस्ट ऑफर जो ब्रिटिशर्स लेकर आए। अब इंडियंस को ऑगस्ट ऑफर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये जो ऑगस्ट ऑफर आप लेकर आए हो, इट इज एज डेड एज अ डोर नेल। जैसे दरवाजे का जो नेल होता है, किल होता है, वो डेड होता है, वैसे ही ये ऑगस्ट ऑफर भी डेड है। ये स्टेटमेंट दी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब देखते हैं आपका इंडिविजुअल सत्याग्रह। अब गांधी जी के सामने था कि भाई हम कोई सत्याग्रह लॉन्च करें या ना करें। गांधी जी ने डिसाइड किया कि मास स्केल के ऊपर सत्याग्रह को हम लॉन्च नहीं करेंगे, हम इंडिविजुअल बेसिस पे सत्याग्रह को लॉन्च करेंगे। मतलब एक या दो सत्याग्रही को चूज किया जाएगा, जो घर घर गली गली जाएगा, जो मैसेज है फ्रीडम का उसको प्रीच करेगा। तो इसका एक ड्यूल पर्पस था। एक तो ब्रिटिशर्स को यह बताना, एक तो ब्रिटिशर्स को मौका देना कि हमारी जो डिमांड्स है उसको पीसफुली एक्सेप्ट कर लो। जो इंडियंस की डिमांड है उसको पीसफुली एक्सेप्ट कर लिया जाए। और दूसरा कि इंडिया ना ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करता है वॉर में, ना ही जो फेसिज्म है उसको सपोर्ट करता है। अब फेसिज्म कौन सी फिलॉसफी थी? जो ऑटोक्रेटिक फिलॉसफी होती है, डिक्टेटरशिप की, जैसे जर्मनी में थी, इटली में थी। तो इंडिया ना ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करता है, ना ही इंडिया सपोर्ट करता है फेसिज्म को। और इट डेमोन्स्ट्रेटेड दैट कि हमारी जो पेशेंस है कि हम कोई सत्याग्रह लॉन्च नहीं कर रहे हैं, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ अवर वीकनेस। हमारी वीकनेस की वजह से हमारी पेशेंस नहीं है। अगर हम सत्याग्रह लॉन्च नहीं कर रहे हैं तो उसको आप लोग ये मत समझ लो कि हम कमजोर हैं। हम वॉर में आपका फायदा नहीं उठाना चाहते, इसके लिए हम सत्याग्रह को लॉन्च नहीं कर रहे हैं। और सेकंड थिंग, हम एक और मौका देना चाहते हैं ब्रिटिशर्स को हमारी डिमांड्स को पीसफुली एक्सेप्ट करने का, क्योंकि अगर आप हमारी डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो हम लॉन्च करेंगे सत्याग्रह।
तो 2 सत्याग्रही को गांधी जी ने चूज किया था इसमें। पहले सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे, और दूसरे सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन 2 सत्याग्रही को चूज किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो समझ गए इंडिविजुअल सत्याग्रह कब लॉन्च किया गया? 1942 में। क्या मोटिव था? कि ब्रिटिशर्स को एक मौका दिया जाए हमारे डिमांड्स को पीसफुली एक्सेप्ट करने का, उनको बताया जाए कि भाई हमारी कमजोरी जो है वो उसे हमारी जो पेशेंस है उसको हमारी कमजोरी मत समझ लेना आप। और किस किस को चूज किया गया? आचार्य विनोबा भावे और पंडित जवाहरलाल नेहरू को। चलिए इन क्वेश्चंस को देखते हैं। हाँ, पहला और दूसरा तो मैंने आपको बता दिया कि पहला था आचार्य विनोबा भावे, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो तीसरे सत्याग्रही चूज किए गए थे दैट वाज ब्रह्मा दत्त। व्हाट वाज द प्राइमरी डिमांड ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह? डिमांड क्या थी इंडिविजुअल सत्याग्रह की? इमीडिएट इंडिपेंडेंस। यस, सी, फ्रीडम ऑफ स्पीच अगेंस्ट द वॉर। कि भाई हमारे पास इतनी आजादी तो हो कि हम ये प्रीच कर सके कि हम वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। Which of the following leaders refused to be part of the individual satyagraha and suggested mass movement instead? Yes, सुभाष चंद्र बोस। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि कांग्रेस में स्प्लिट होता है तो हो जाए, हमें ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक वॉर वेज करनी होगी। दैट्स व्हाई 1939 में उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। देखिए इंडिविजुअल सत्याग्रह बिगैन इन, थोड़ा मैंने आपको गलत बता दिया, 1942 नहीं था, 1940s था। क्योंकि 1942 में हम क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करेंगे। इट्स माय मिस्टेक, मैंने आपको गलत बता दिया। इट्स नॉट 42, इट वुड बी 1940। जिस तरह से मैंने आपको बताया अगस्त ऑफर आया 1940s में, अगस्त ऑफर के बाद हमने लॉन्च किया इंडिविजुअल सत्याग्रह। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर 1940। वेयर वाज द फर्स्ट अरेस्ट अंडर द इंडिविजुअल सत्याग्रह मेड? इट वाज मेड एट वर्धा। What was the slogan raised during individual satyagrah? सोचो सोचो। C. War without Indian support is unjust. चलिए, individual satyagraha was launched instead of mass civil disobedience primarily. क्यों मास मूवमेंट लॉन्च नहीं की? इंडिविजुअल सत्याग्रह क्यों लॉन्च किया गांधी जी? हाँ, yes, to avoid mass repression during war. How many satyagrahis were arrested in total during individual satyagrah? और टोटल ऑफ अराउंड, ज्यादा अरेस्ट नहीं किए थे ब्रिटिशर्स ने, कम ही किए थे। अब ब्रिटिशर्स ने जो इंडिविजुअल सत्याग्रह था ना उसको रिप्रेस नहीं किया, क्योंकि उनको लगता था कि अगर इसको रिप्रेस किया गया तो ब्रिटिशर्स जो इंडियंस हैं वो मास बेस्ड मूवमेंट को लॉन्च कर देंगे। तो दैट्स व्हाई उन्होंने उसको रिप्रेस नहीं किया। विच इंटरनेशनल इवेंट हैड अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द लॉन्च ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह? किस इंटरनेशनल इवेंट की वजह से इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च किया गया? वर्ल्ड वॉर सेकंड के स्टार्ट से। तो एंड नहीं, सी नहीं, जर्मनीज अटैक ऑन पोलैंड। वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट कैसे हुई थी? जब जर्मनी ने अटैक किया पोलैंड पे सितंबर 1 1939 को। हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द इंडिविजुअल सत्याग्रह वाज लॉन्च्ड? इट वाज लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन ए।
चलिए अब आगे आता है आपका क्रिप्स मिशन। अब जो क्रिप्स मिशन था वो ब्रिटिशर्स लेकर आते हैं 1942 में। अब क्रिप्स मिशन ब्रिटिशर्स को लाने की जरूरत क्या पड़गी, जो जापान था उसकी वॉर में एंट्री हो चुकी थी। अब जापान ने क्या किया था, जो साउथ ईस्ट एशिया था उसको ऑक्युपाई कर लिया था और साउथ ईस्ट एशिया में जो ब्रिटिशर्स थे उनको वहां से मारकर बाहर निकाल दिया था। अब ब्रिटिशर्स के ऊपर ब्रिटिशर्स के एलाइज का प्रेशर था कि भाई कुछ भी करके इंडिया की कोऑपरेशन लो वॉर में। क्यों, क्योंकि जापान का अगला टारगेट जो है वो है इंडिया। तो दैट्स व्हाई ब्रिटिशर्स के ऊपर एक प्रेशर था इंडिया की वॉर में सपोर्ट सिक्योर करने का, क्योंकि जापान साउथ ईस्ट एशिया को इन्वेड कर चुका था, उसका अगला टारगेट था अब इंडिया। तो एलाइड्स ने प्रेशर डाला, जो ब्रिटिशर्स के एलाइज थे उनके प्रेशर्स के आगे क्रिप्स मिशन को इंडिया में भेजना पड़ा। अलॉन्ग विद दैट इंडिया की जो डिमांड्स थी, ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडिया की डिमांड्स को भी हम माने, इसलिए उन्होंने क्रिप्स मिशन को इंडिया में भेजा। अब देखते हैं कि जो क्रिप्स मिशन था उसमें ब्रिटिशर्स ने हमारे सामने क्या क्या रिफॉर्म्स रखे कि हम इंडिया को क्या क्या देंगे। एक तो उन्होंने बोला कि भाई डोमिनियन स्टेटस आपको हम ग्रांट करेंगे, पहले भी बोला था, अगस्त ऑफर में भी डोमिनियन स्टेटस दे रहे थे, अभी भी डोमिनियन स्टेटस हम आपको देंगे। दूसरा इन्होंने बोला वॉर के बाद हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। जैसे हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया। उन्होंने बोला वॉर के बाद हम बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसमें सोनली इंडियंस होंगे जो अपना फ्यूचर डिसाइड करेंगे। याद करो अगस्त ऑफर में उन्होंने बोला था मेनली इंडियंस विल डिसाइड देयर फ्यूचर, अब कह रहे हैं सोनली इंडियंस विल डिसाइड देयर फ्यूचर। क्या डिफरेंस हुआ दोनों में, हाँ उसमें ज्यादातर इंडियंस होंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडियंस होंगे जो अपना फ्यूचर डिसाइड करेंगे। लेकिन कंडीशन उन्होंने एक्सेप्टेंस के लिए क्या रखी कि अगर कोई माइनॉरिटी चाहती है कि वो ना ज्वाइन करे इंडिया के यूनियन को तो वो अपना सेपरेट यूनियन बना सकते, मतलब इंडिया की पार्टीशन। तो इस तरह से क्रिप्स मिशन लाया गया। अब क्रिप्स मिशन की अगर हम बात करें, हाउ क्रिप्स मिशन इज अ डिपार्चर फ्रॉम द पास्ट, मतलब जो पहले उन्होंने अगस्त ऑफर लाया या फिर पहले भी ब्रिटिशर्स बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर आए, उससे हमारा जो क्रिप्स मिशन था वो अलग किस तरह से था। एक तो पहली बार इंडिया की जो ऑटोनॉमी है उसको रिकॉग्नाइज किया गया, इंडियंस का जो राइट है अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का उसको ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट किया, और ये भी कहा कि भाई अब सोनली इंडियंस अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, सिर्फ इंडियंस अपना बनाएंगे, ब्रिटिशर्स उसमें नहीं होंगे। एक कंक्रीट प्लान भी उन्होंने दे दिया कि किस तरह से कितने मेंबर्स होंगे, कहां से कौन आएगा जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगा, पूरा कंक्रीट प्लान भी बना दिया। इंडिया को एक आजादी दे दी कि अगर आप कॉमनवेल्थ में रहना चाहते हो तो रहो, अगर कॉमनवेल्थ से आप एग्जिट करना चाहते हो तो आप एग्जिट कर लो। अब ये कॉमनवेल्थ क्या होता है, जैसे हम सुनते भी ना कॉमनवेल्थ गेम्स, तो एग्जैक्टली क्या होता है कॉमनवेल्थ, कोई आइडिया? नहीं वो तो ठीक है, लिटरल मीनिंग हो गया उसका कॉमनवेल्थ, जो सबके पास हो वेल्थ। बट हिस्टोरिकली इसके कॉन्टेक्स्ट की बात करें, जो ब्रिटेन ने जिन जिन कंट्रीज के ऊपर रूल किया, जो जो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, जब ब्रिटिशर्स ने उनको आजाद किया तो ब्रिटिशर्स ने एक ग्रुप बना दिया कॉमनवेल्थ। तो कॉमनवेल्थ किसका ग्रुप है, फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज, जिनके ऊपर ब्रिटेन ने रूल किया है उन सब कॉलोनीज का ग्रुप है कॉमनवेल्थ। इंडिया के ऊपर भी रूल किया तो इंडिया इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ। तो आजादी दे दी इंडिया को कि भाई कॉमनवेल्थ में अगर आप रहना चाहो तो रह सकते हो, अगर नहीं रहना चाहो तो नहीं भी रहो आप। कांग्रेस की ऑब्जेक्शंस क्या थी कि भाई अभी भी आप क्या दे रहे हो, डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अब चाहिए पूर्ण स्वराज, हमें आप इनकम्प्लीट फ्रीडम दे रहे हो, अभी भी आपने हमें बेड़ियों में जकड़ रखा है, हमें आजादी नहीं दे रहे। और दूसरा कांग्रेस ने बोला कि जो आपने एक चीज बोली कि अगर कोई प्रोविंस चाहे इंडिया से अलग होना, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, अपना यूनियन बनाना, तो वो बना सकती है, तो उससे क्या होगा, इंडिया तो भाई डिवाइड हो जाएगा।
तो प्रोविंशियल सेसेशन नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, इंडिया ने बोला कि पावर अभी ट्रांसफर क्यों नहीं कर रहे हो, जब वॉर खत्म हो जाएगी उसके बाद क्यों आप बोल रहे कॉन्स्टिट्यूशन आपका बनाएंगे, अभी क्यों नहीं बना रहे। तो देयर वाज अ डिलेड पावर। और बोला कि जो गवर्नर जनरल की सुप्रीमेसी उसको आपने खत्म नहीं किया, अभी भी गवर्नर जनरल सारे डिसीजंस इंडिया के लिए ले रहा है। तो गांधी ने बोला कि ये जो आप क्रिप्स मिशन लेकर आए हो, इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक। एक फेल हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों ये पोस्ट डेटेड चेक है? क्योंकि आप डोमिनियन स्टेटस दे रहे हो। ऑगस्ट ऑफर के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था दिस ऑफर इज एज डेड एज अ डोर नेल। क्रिप्स मिशन के लिए गांधी जी बोल रहे हैं दिस इज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ फेलिंग बैंक। तो दिस वाज द क्रिप्स मिशन। देखिए, द ऑगस्ट ऑफर वाज अनाउंस्ड इन, यस वेरी गुड, 1940। Which British official presented the August offer? ए लॉर्ड लिनलिथ को, यस। सब में कहा है, और किस में था लॉर्ड लिनलिथ को? हाँ तो देखो ना अभी, देखो ना अभी हम ऑगस्ट ऑफर डिस्कस कर रहे हैं, और जो वॉइस रॉय था वो कम से कम 6-7 साल के लिए तो बनता था, है ना। तो अब हम 6-7 साल का ही तो टाइम पीरियड अभी डिस्कस कर रहे हैं, उससे आगे नहीं बढ़े, इसलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए प्रोविजन ऑफ ऑगस्ट ऑफर? बोला तो उन्होंने एक्सपैंड करेंगे, ये तो था। इंडिपेंडेंस नहीं देंगे इंडियंस को, डोमिनियन स्टेटस देंगे। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस इमीडिएटली। विच पॉलिटिकल ग्रुप सपोर्टेड द ऑगस्ट ऑफर? किस पॉलिटिकल ग्रुप ने ऑगस्ट ऑफर को सपोर्ट किया था? कांग्रेस। विच पॉलिटिकल ग्रुप सपोर्टेड द, कांग्रेस कैसे सपोर्ट करेगी? कांग्रेस ने तो बोल, मुस्लिम लीग ने भी अपोज किया, क्योंकि मुस्लिम लीग को चाहिए था पाकिस्तान। मुस्लिम लीग ने कहा कि भाई जब तक पाकिस्तान की डिमांड आप बीच में इम्प्लिसिटली नहीं डालोगे तब तक हमें मंजूर ही नहीं ऑगस्ट ऑफर। इन सब ने अपोज किया था, हिंदू महासभा ने भी अपोज किया था। सो ऑप्शन डी, नन। व्हाई डिड कांग्रेस रिजेक्ट? कांग्रेस ने क्यों रिजेक्ट किया ऑगस्ट ऑफर को? यस, क्योंकि डिड नॉट प्रॉमिस इमीडिएट इंडिपेंडेंस। Which of the following leaders described the August offer as a post-dated check? महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? जवाहरलाल नेहरू। नहीं नहीं सॉरी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था इट इज एज डेट इज अ डोर नेल, ऑगस्ट ऑफर के रेफरेंस में। तो इट इज महात्मा गांधी। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था द होल स्कीम ऑन विच ऑगस्ट ऑफर इज बेस्ड इज एज डेड एज डोर नेल। हाँ बिल्कुल रिजेक्ट किया था, तभी तो उसको बोला एज डेड एज डोर नेल। थोड़ा जोर से बोलो, जवाहरलाल नेहरू। देखो, जवाहरलाल नेहरू ने बोला था ऑगस्ट ऑफर के केस में, ऑगस्ट ऑफर के केस में उन्होंने बोला था कि दिस इज एज डेड एज डोर नेल। यहां पे हम बात किसकी कर रहे हैं? अच्छा, ये क्वेश्चन ही गलत हो गया। हाँ, ये ऑगस्ट ऑफर यहां पे नहीं होना चाहिए, यहां पे क्रिप्स प्रपोजल होना चाहिए। गांधी जी ने बोला था क्रिप्स प्रपोजल के लिए पोस्ट डेटेड चेक। अगर यहां पे ऑगस्ट ऑफर को हम रखें तो यहां पर इसको कैंसिल करके यहां पे रखना चाहिए एज डेड एज डोर नेल। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। अभी तो देखो, अभी क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि ऑगस्ट ऑफर और पोस्ट डेटेड चेक मैच नहीं कर रहे। अगर ऑगस्ट ऑफर है तो यहां पर होना चाहिए एज डेड एज डोर नेल, ठीक है। अगर पोस्ट डेटेड चेक यहां पर है तो यहां पर होना चाहिए क्रिप्स मिशन। तो अभी के लिए तो क्वेश्चन ही गलत है।
The August offer was mainly a British strategy to gain Indian support in World War II. The British offered the formation of constitution making body after the war. Who was to approve the proposed constitution? Constitution को approve कौन करेगा? सिर्फ आईएनसी तो नहीं करेगी, ब्रिटिश पार्लियामेंट भी नहीं करेगी, सारे इंडियंस रेफरेंडम से भी किस तरह से करेंगे? इट वॉज ऑल पार्टीज इन इंडिया. इन ऑगस्ट ऑफर द ब्रिटिश रीअफर्म देयर कमिटमेंट टू. क्या बोला था ऑगस्ट ऑफर में? क्या देंगे हम? डोमिनियन स्टेटस. ऑगस्ट ऑफर मार्क द फर्स्ट टाइम yes, very good. Constitution making was accepted as a demand. चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अब हम आपका क्विट इंडिया मूवमेंट. नहीं, ये पूरी हिस्ट्री, ये फ्रीडम स्ट्रगल ही है. ये आपका जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपका फ्रीडम स्ट्रगल कंप्लीट हो जाएगा. हिस्ट्री का आप लगा लो, फ्रीडम स्ट्रगल से अगर हम चाहें तो 50% आपका सिलेबस कंप्लीट है हिस्ट्री का. ठीक है. हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री का फ्रीडम स्ट्रगल पोर्शन. यस, मेडिवल एंड एंशिएंट हिस्ट्री आपकी अभी पेंडिंग है. चलिए देखिए, तो नेक्स्ट मूवमेंट जो इंडियंस ने लॉन्च की दैट वाज लॉन्च्ड इन 1942, क्विट इंडिया मूवमेंट. अब गांधी जी ने पहले बोला था कि भाई कोई भी स्ट्रगल हम ऐसा लॉन्च नहीं करेंगे जिससे ब्रिटिशर्स को वॉर लड़ने में हो प्रॉब्लम. लेकिन अब गांधी जी को लगा कि भाई मूवमेंट लॉन्च करनी पड़ेगी क्योंकि जो ब्रिटिशर्स का एटीट्यूड है वो अभी तक चेंज नहीं हुआ. तो दैट्स वाई क्विट इंडिया मूवमेंट जो थी वो लॉन्च करी गई. अब जो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन था वो लिया गया अगस्त 8, 1942 को. जगह थी गोवालिया टैंक मैदान. दैट इज लोकेटेड इन बॉम्बे. वहां पर गांधी जी ने क्विट इंडिया का जो रेजोल्यूशन था वो पास किया. मतलब ब्रिटिशर्स हमारे भारत को छोड़ो, क्विट करो इंडिया को. और एक मंत्रा दिया उन्होंने, डू और डाई. तो डू और डाई का जो मंत्रा है दैट इज एसोसिएटेड विद क्विट इंडिया मूवमेंट. मतलब या तो हम इंडिया को आजाद कर देंगे, ईदर विल डू इंडिया फ्री और विल डाई इन द अटेम्प्ट. या तो इंडिया को आजाद कर देंगे या फिर उस अटेम्प्ट में अब हम अपनी जान को दे देंगे. दैट वाज डू एंड डाई. तो अगस्त 8 को जब गांधी जी ने लॉन्च किया क्विट इंडिया मूवमेंट, तो अगस्त 9 की मॉर्निंग को ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जितने भी हमारे लीडर्स थे उनको कर लिया अरेस्ट. अब टॉप की जितनी भी लीडरशिप थी वो हो गई अरेस्ट. तो मूवमेंट जो होगी वो चली जाएगी कॉमन लोगों के हाथ में. तो दिस हैपेंड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट. अब देखते हैं कि किस तरह से जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी वो आगे प्रोसीड करती है. यस, महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया. तो अब स्ट्रगल को स्टार्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? एक तो जो ब्रिटिशर्स क्रिप्स मिशन लेकर आए उसमें जो उन्होंने बोला कि भाई हम आपको डोमिनियन स्टेटस देते हैं, वो इंडियंस को नहीं चाहिए था. क्रिप्स मिशन फेल हो गया. अब इंडियंस को लगा कि ब्रिटिशर्स कोई भी जेन्युइन एफर्ट नहीं कर रहे हैं हमें फ्री करने का. सेकंड, पॉपुलर डिसकंटेंट था. अब उस टाइम के ऊपर क्या हो रहा था, वॉर चल रही है तो एसेंशियल कमोडिटीज की जो प्राइसेस होंगी वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी, इन्फ्लेशन होगी, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स के प्रति एक डिसकंटेंट था पूरे देश में.
और ब्रिटिशर्स का क्या था कि साउथ ईस्ट एशिया में ब्रिटिशर्स का रूल था। अब जापान ने क्या किया, साउथ ईस्ट एशिया को किया उन्होंने कैप्चर, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को वहां से उन्होंने निकाल दिया। तो जो रिवर्सेस ब्रिटिशर्स ने फेस किए साउथ ईस्ट एशिया में, उसके बाद हमारे लिए उनके खिलाफ एक रेवोल्यूशन लॉन्च करना जरूरी हो गया। नेक्स्ट इज अनइक्वल इवैक्यूएशन। अब ब्रिटिशर्स जब साउथ ईस्ट एशिया से निकले तो उन्होंने दो तरह की रोड्स बनाई सिटीजन्स के लिए, लोगों के लिए वहां से निकलने के लिए। वन वॉज द व्हाइट रोड, अनदर वॉज द ब्लैक रोड। अब नाम से ही पता लग रहा है व्हाइट रोड होगी जो यूरोपियंस हैं उनके लिए, ब्लैक रोड्स होंगी किनके लिए, जो एशिया के लोग हैं इंक्लूडिंग द इंडियंस। अब डिफरेंस क्या था दो तरह की रोड्स में? जो व्हाइट रोड्स थी वो सिक्योर थी, हाईवे से गुजर रही थी, वहां पे आर्मी थी, फूड की सप्लाई, पानी की सप्लाई, सब कुछ था, और जापान का वहां पे कोई थ्रेट नहीं था। जो ब्लैक रोड्स थी वो थी फॉरेस्ट के थ्रू, पानी के थ्रू, वहां ना फूड की फैसिलिटी, ना वाटर की फैसिलिटी, ना कोई आर्मी वहां पे प्रोटेक्ट कर रही है, और जापानीज के इन्वेजन की वहां पर सबसे ज्यादा थ्रेट थी। तो इससे हमें पता लगा कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनका रेसिस्ट एटीट्यूड कितना स्ट्रांग है। तो दैट बेसिकली एक्सपोज द रेसिस्ट एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिशर्स। और गांधी जी चाहते थे कि जो मासेस हैं उनको प्रिपेयर किया जाए, ताकि अगर जापान की इन्वेजन इंडिया में होती है तो मासेस को पता होना चाहिए, मासेस मतलब देश के लोगों को पता होना चाहिए कि उसको किस तरह से टैकल करना है। तो दैट्स व्हाई गांधी जी चाहते थे कि स्ट्रगल को हम स्टार्ट करें। अब उसी टाइम पीरियड में स्टार्ट होती हैं आपकी अंडरग्राउंड एक्टिविटीज। अंडरग्राउंड एक्टिविटीज मतलब जो मूवमेंट है वो अंडरग्राउंड चल रही है, किसी की नजरों से दूर। क्यों? क्योंकि जो हमारी टॉप की लीडरशिप थी उसको तो ब्रिटिशर्स ने कर लिया अरेस्ट, तो ऑब्वियसली हम ब्रिटिशर्स के सामने तो मूवमेंट को चला नहीं सकते। तो दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड द कोवर्ट ऑपरेशंस। कोवर्ट ऑपरेशंस हमने इसलिए स्टार्ट किए ताकि जो कम्युनिकेशन लिंक है वो खुला रहे, मतलब कि जो हमारे रेवोल्यूशनरीज हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनको कमांड मिलती रहे कि भाई अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है। तो दैट्स व्हाई दिस कोवर्ट ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड। इसमें डाइवर्स पार्टिसिपेशंस थी। एक तो इसमें सोशलिस्ट ने पार्टिसिपेट किया, गांधी के जो आश्रमाइट्स थे, आश्रम के लोग, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। और एक लेडी थी बाय द नेम ऑफ उषा मेहता, उन्होंने अंडरग्राउंड रेडियो स्टार्ट किया बॉम्बे में। ये अंडरग्राउंड रेडियो क्या था? मैसेज पहुंचाने के लिए जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उन तक कि कहां पर हथियारों की सप्लाई है, किस तरह से आपको अटैक लॉन्च करना है, बाकियों के साथ किस तरह से आपको कम्युनिकेट करना है। तो और लीडर्स की बात करें अंडरग्राउंड एक्टिविटीज की, तो देयर वाज सुचेता कृपलानी, अरुणा असफ अली, जेपी नारायण। तो दीज वर द लीडर्स ऑफ अंडरग्राउंड मूवमेंट। अब इंपैक्ट की और ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें अंडरग्राउंड मूवमेंट की, तो वो ये था कि लोगों का जो मोराल है वो कहीं डाउन ना हो जाए। किस तरह से? क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च की है, लीडरशिप सारी अरेस्ट हो गई है, तो ऑब्वियसली मूवमेंट जो होगी वो नहीं चल पाएगी। तो कहीं लोगों का जो मोराल है वो डाउन ना हो जाए, इसलिए ये लॉन्च किया हमने अंडरग्राउंड नेटवर्क। सेकेंड थिंग कि जो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है उसको खुला रखा जाए, ताकि जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको एक कमांड मिलती रहे कि किस तरह से एक्ट करना है। तो दिस इज हाउ दी अंडरग्राउंड एक्टिविटीज वर कैरिड फॉरवर्ड। अब इसी टाइम पीरियड में क्या हुआ कि जिस जिस एरिया से जो ब्रिटिशर्स की सरकार थी उसको हटाया जा रहा था, तो उस जगह पर क्या किया जा रहा था, जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसको एस्टेब्लिश किया जा रहा था। जैसे हमने देखा जो सतारा का एरिया है वहां पर एक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करी गई, दैट वाज कॉल्ड एज द प्रति सरकार। सतारा इज बेसिकली इन महाराष्ट्र, तो यहां पर प्रति सरकार नाम की गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की गई। दिस वाज द लॉन्गेस्ट वर्किंग गवर्नमेंट।
लॉन्गेस्ट मतलब लंबे समय तक, 2-3 साल तक यहां पर गवर्नमेंट एस्टेब्लिश रही। अब पैरेलल गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं, उसके पैरेलल में हम रूल कर रहे हैं। तो पैरेलल गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा? एक तो लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना, उनसे टैक्सेस एग्जैक्ट करना, मतलब टैक्सेस उनसे लेना। तो इस तरह से प्रति सरकार गवर्नमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड। अब एक रीजन था तमलुक का, दैट इज इन बंगाल, तो वहां पर एक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की गई, दैट वाज कॉल्ड एज द जतिया सरकार। प्रति सरकार इन सतारा, तमलुक में जतिया सरकार नाम की गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की गई। और एक गवर्नमेंट जो बलिया में एस्टेब्लिश की गई, दैट वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर चिट्टू पांडे। तो इस तरह से 3 जगहों पर पैरेलल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की गई, बलिया में चित्तू पांडे के अंदर, तमलुक में जतिया सरकार और सतारा में प्रति सरकार। हाँ, तो इस तरह से दीज वर द 3 पैरेलल गवर्नमेंट्स। और पैरेलल गवर्नमेंट्स का काम क्या था? जस्टिस प्रोवाइड करना, टैक्सेस लेना। और सबसे जो लंबी चलने वाली पैरेलल गवर्नमेंट थी, दैट वाज एस्टेब्लिश्ड इन सतारा। चलिए आगे देखते हैं। अब कॉपरेशन के लिए, क्योंकि अब देखो मुस्लिम लीग जो थी वो कांग्रेस का साथ नहीं दे रही थी, तो मुस्लिम लीग कांग्रेस का साथ दे उसके लिए 2 सॉल्यूशंस निकाले गए। एक था राजगोपालाचारी फॉर्मूला, और एक इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपका देसाई लियाकत पैक्ट। तो सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला की अगर हम बात करें, इसमें बेसिकली ये रखा गया कि अगर इंडिया को फ्रीडम मिल जाती है तो हम क्या करेंगे? रेफरेंडम करवाएंगे इंडिया में। रेफरेंडम का मतलब होता है लोगों की हम राय जानेंगे। कहां कहां पे रेफरेंडम करवाएंगे? एक वेस्ट में करवाएंगे, एक ईस्ट में करवाएंगे। अगर रेफरेंडम में लोगों ने वोट कर दिया कि भाई हमें पार्टीशन चाहिए, तो हम पंजाब और बंगाल को कर देंगे पार्टीशन। पंजाब को भी, बंगाल को भी हम कर देंगे पार्टीशन। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो चाहते थे कि भाई अगर हम रेफरेंडम करवा रहे हैं तो रेफरेंडम में सिर्फ मुस्लिम्स वोट करें, हिंदूज उसमें वोट ना करें। तो इस तरह से जो सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला था वो हो गया फेल। अब सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला जो था उसको गांधी जी की पूरी सपोर्ट थी, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है उसके बीच में किसी ना किसी तरीके से रेजोल्यूशन हो जाए। तो फिर जब ये फेल हो गया तो फिर एक और फॉर्मूला लाया गया, दैट वाज कॉल्ड एज द देसाई लियाकत पैक्ट। अब देसाई लियाकत पैक्ट में क्या था? बेसिकली देसाई वाज बुल्ला भाई देसाई, कांग्रेस के लीडर, एंड लियाकत वाज लियाकत अली खान, द सीनियर लीडर ऑफ मुस्लिम लीग। इसमें भी कहा गया कि भाई जो हिंदूज और मुस्लिम्स हैं उनकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी लेजिस्लेचर में, मतलब 50% हिंदूज होंगे, 50% मुस्लिम्स होंगे। अब ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि मुस्लिम्स की स्ट्रेंथ इंडिया में उस टाइम पे थी 6 से 7%, बाकी थे हिंदूज, लेकिन फिर भी उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन ग्रांट की जा रही है। और दूसरा बोला गया कि जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए 20% जो सीट्स हैं वो रिजर्व रखी जाएंगी। पर देसाई लियाकत पैक्ट जो था वो भी हो जाता है फेल, जिसकी वजह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में कोई भी जो सोल्यूशन है वो नहीं निकल पाता है। सोल्यूशन क्या चाहिए था कि दोनों साथ में आ जाएं, इंडिया की फ्रीडम के लिए जॉइंट डिमांड्स पेश करें ब्रिटिशर्स को, बट कोई भी सोल्यूशन निकल कर नहीं आता है। तो फिर उसके बाद आ जाता है आपका वेवल प्लान। अब वेवल प्लान की हम बात करें तो बेसिकली अब ब्रिटिशर्स जो थे, क्या हुआ, जो यूरोप था, यूरोप में वॉर हो गई खत्म। कौन सी वॉर चल रही थी? वर्ल्ड वॉर 2। अब यूरोप में वर्ल्ड वॉर 2 हो गई खत्म, लेकिन जो जापान की थ्रेट थी वो अभी भी बनी हुई थी। जापान ने अभी तक सरेंडर नहीं किया था, तो इसलिए इंडिया की जो कॉपरेशन थी वो ब्रिटिशर्स के लिए हो गई जरूरी। तो दैट्स वाई वेबल प्लान को भेजा गया इंडिया में। अब वेबल जो था उस टाइम का था वाइस रॉय, तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज द वेबल प्लान। अब वेबल ने इंडिया के लीडर्स को बुलाया शिमला में डिस्कस करने के लिए कि किस तरह से सोल्यूशन निकाला जाए कि जो डिसएग्रीमेंट है कम्युनिटीज के बीच में उसको खत्म किया जा सके। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द शिमला कॉन्फ्रेंस। अब वेबल ने क्या सोल्यूशन निकाला? उसने कहा कि
सिर्फ दो इंडिविजुअल्स को छोड़ के, वन इज द कमांडर इन चीफ, अनदर इज वाइस रॉय। इन दोनों को छोड़ के वाइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे वो होंगे इंडियंस, एक्सेप्ट वाइस रॉय एंड कमांडर इन चीफ, ऑल द मेंबर्स ऑफ वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर टू बी इंडियंस। ठीक है। सेकंड उसने बोला कि कास्ट हिंदूज और जो मुस्लिम्स होंगे वो इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स को नॉमिनेट करेंगे लेजिस्लेचर में। अब डिसएग्रीमेंट इसमें कहां पर आ गया कि जो मुस्लिम लीग थी वो चाहती थी कि जितने भी मुस्लिम मेंबर्स को नॉमिनेट करना है उसको करे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग, लेकिन जो कांग्रेस थी वो चाहती थी कि भाई हम हिंदूज को भी नॉमिनेट करें और मुस्लिम्स को भी करें, क्योंकि कांग्रेस मानती थी कि हम है सेकुलर पार्टी, हम हिंदू पार्टी नहीं है, तो वो चाहते थे कि भाई हम हिंदूज को भी नॉमिनेट करें और मुस्लिम्स को भी। मुस्लिम लीग चाहती थी कि मुस्लिम मेंबर्स को सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग ही नॉमिनेट करे। अब कांग्रेस चाहती थी जो खान अब्दुल गफार खान है, जिनके बारे में हमने अभी पीछे पढ़ा था एमसीक्यूज में, उसको नॉमिनेट किया जाए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से। बट मुस्लिम लीग चाहती थी नहीं भाई, मुस्लिम्स को सिर्फ मुस्लिम लीग ही नॉमिनेट करेगी। इनफैक्ट जो वेवेल था वाइस रॉय, वो भी चाहता था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से एक इंडिविजुअल को नॉमिनेट करना जिसका नाम था खिजर हयात खान। ये बंदा बिलोंग करता था पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी से। अब ये ना मुस्लिम लीग का मेंबर था ना कांग्रेस का मेंबर था, तो उस हिसाब से तो वेवल इसको भी नॉमिनेट ना कर पाता। तो वेवल ने अनाउंस कर दिया भाई फेलियर ऑफ टॉक्स, कि हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वेवल प्लान भी हो गया फेल। तो इस तरह से ये आपका वेवल प्लान भी एंडेड इन अ फेलियर। इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं फिर क्लास को खत्म करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द वेवल प्लान वाज, क्या था प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? वेरी गुड, टू ब्रेक द पॉलिटिकल डेडलॉक बिटवीन कांग्रेस एंड लीग। वेवल प्लान प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बी यस वाइस रॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, क्योंकि उसने बोला कि वाइस रॉय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके अंदर सारे इंडियंस हो गए सिवाय दो को छोड़ के, कमांडर इन चीफ और वाइस रॉय। अंडर द वेवल प्लान विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशंस वर रिजर्व्ड फॉर द वाइस रॉय। वाइस रॉय के लिए उन्होंने कमांडर इन चीफ की पोजीशन रिजर्व करके रखी थी। The Wavell plan suggested that all members of the executive council were to be Indians except Viceroy and Commander in Chief would be Indians. Option B. The Shimla Conference of 1945 failed primarily due to, क्यों फेल हुई? क्यों फेल हुआ? ड्यू टू, लीग ने कहा, मुस्लिम लीग ने कहा जितने मुस्लिम्स होंगे उनको हम नॉमिनेट करेंगे। द वेवल्स प्लान plans provision of equal representation of caste Hindu and Muslim in the executive council was opposed by, किसने अपोज किया था? यस दोनों ने, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। Which leader represented the Congress in the Shimla conference under Wavell plan? Which leader? कांग्रेस को किसने रिप्रेजेंट किया था? अभी बताया मैंने आपको, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। In Simla conference, the British government's willingness to give defense portfolio to an Indian was a significant departure from, इसको छोड़ दो। The Wavell plan was announced after the failure of which earlier constitutional proposal? किसके बाद लाया गया Wavell plan? Yes, very good, Cripps mission के बाद। Which community's representation was to be ensured through parity in the Wavell plan? उन्होंने कहा था yes, Hindus and Muslims, option B। पैरिटी का मतलब यस इक्वालिटी, दोनों के इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स हों।
द कैबिनेट मिशन वाज सेंट टू इंडिया अंडर विच ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर? नहीं, नाम सुना सुना होने से ये मतलब नहीं है कि वो आंसर ही होगा। इट वॉज क्लेमेंट एटली। जब इंडिया को आजादी मिली तो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था क्लेमेंट एटली। तो कैबिनेट मिशन हम जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। वैसे ये आपको क्वेश्चन अभी कराया नहीं है, मैंने टॉपिक ही नहीं करवाया कैबिनेट मिशन का। चलो इसके आंसर्स मैं ही बता देता हूं। क्लेमेंट एटली, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन? लॉर्ड वेवेल। ये 3 मेंबर्स थे कैबिनेट मिशन के। पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिक्स और एबी अलेक्जेंडर। द कैबिनेट मिशन प्रपोज्ड ए 3 टियर स्ट्रक्चर। उसने बोला एक 3 टियर्स का स्ट्रक्चर होगा, जिसके अंदर प्रोविंसेस होंगी, ग्रुप्स होंगे और सेंटर होगा। इसको हम कल डिस्कस करेंगे कैबिनेट मिशन प्लान को। अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट मिशन द सब्जेक्ट्स अंडर द यूनियन गवर्नमेंट्स वर टू बी लिमिटेड। यूनियन गवर्नमेंट 3 सब्जेक्ट्स को कंट्रोल करेगी। वो सब्जेक्ट्स होंगे आपके डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन। कैबिनेट मिशन रिजेक्टेड द डिमांड फॉर। अभी तक जितने भी मिशन आए, ऑगस्ट ऑफर, क्रिप्स मिशन, वेवेल प्लान, सब ने बोला कि पाकिस्तान को बनाया जाए, लेकिन कैबिनेट मिशन ने बोला कि पाकिस्तान को ना बनाया जाए। द ग्रुपिंग फॉर्मूला अंडर द कैबिनेट मिशन डिवाइडेड प्रोविंसेस इनटू। अभी पीछे देखा हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे उसको, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। चलिए यहीं तक रखते हैं, बहुत क्वेश्चन है। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। कोई डाउट? क्लियर है?